सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। और ये क्लास नंबर 7वां है। सॉरी, छठी क्लास है ये। इससे पहले 5 क्लासेस मतलब 5 वीडियो बना चुका हूँ, तो जिसका आप प्लेलिस्ट के थ्रू विजिट कर सकते हैं। आज का विषय है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का अर्थ इवोल्यूशन मतलब हुआ कि किसी भी कार्य का जो परिणाम होता है या जिस उद्देश्य से वो कार्य किया गया, वो उद्देश्य कितना पूरा हुआ, इसका निर्णय जो है मूल्यांकन के द्वारा हम करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। टोरगोरस टोरगेरस एवं एडम्स के अनुसार किसी प्रक्रिया या वस्तु के महत्व का निर्धारण ही मूल्यांकन है। तो महत्व का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है, ऐसा एडम्स और टोरगेरस ये इन वैज्ञानिकों के अनुसार है। फिर आगे है शिक्षण शिक्षा मूल्यांकन की परस्पर निर्भरता। बिल्कुल, शिक्षा का ही अध्ययन जब होता है तो उसको शिक्षण कहते हैं। फिर जो शिक्षण कराया जाता है, कार्य है, उस कार्य का कितना प्रभाव पड़ा, उस कार्य का कितना परिणाम निकला, उसी परिणाम को हम मूल्यांकन कहते हैं। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे भारतीय शिक्षा आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन एजुकेशन कमीशन, और जिसने अपनी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको नोट डाउन करना है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षा के संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। यह परिचित रूप से शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। मतलब शैक्षिक उद्देश्यों उद्देश्य कितने पूरे हुए, इस बात का निर्धारण जो है मूल्यांकन करता है। फिर है मूल्यांकन की वांछित विशेषताएं। अब मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता है व्यापकता। मूल्यांकन व्यापक रूप से होता है, मतलब है कि विकास के सभी पहलुओं का आकलन करने की कोशिश की जाती है मूल्यांकन के माध्यम से। निरंतरता, मतलब मूल्यांकन हमेशा होते हैं। जब आदमी खेलता है तब भी मूल्यांकन किया जा सकता है, स्कूल में भी मूल्यांकन होता है, घर पे भी मूल्यांकन होता है। तो इस तरह से एक आता है CCE। इसका फुल फॉर्म है कम्प्रेहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलते हैं। आगे है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। ये 2015 में शुरू किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब UGC ने द्वारा ये शुरू किया गया था। और इसमें 1 से लेकर 10 सूत्री पैमाने पर आधारित मानकीकृत मूल्यांकन और ग्रेडिंग योजना की शुरुआत की गई थी। फिर आगे है UGC ने मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता लाने, मतलब ये जो CBCS लाया गया था, तो ये क्यों क्यों लाया गया था, क्योंकि एक मूल्यांकन प्रणाली में एकरूपता आए और संचयी ग्रेड पॉइंट औसत मतलब CGPA, इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज पर आधारित मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। मतलब CGPA को लागू करना और प्रणाली में एकरूपता लाना, ये 2 उद्देश्य था CBCS पद्धति को लागू करने की। फिर है विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में CBCS के लाभ क्या क्या रहा। छात्र केंद्रित शिक्षा बनता है, मतलब शिक्षा को छात्र केंद्रित बनाना होता है, इसके थ्रू बनता है। और जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं छात्र, जितने चाहे क्रेडिट ले सकते हैं। और छात्र क्या कर सकते हैं, कौशल का पाठ्यक्रम चयन करने की अनुमति होती है। तो कौशल युक्त पाठ्यक्रम भी वो अपने हिसाब से ले सकता है। फिर लचीलापन प्रदान किया जाता है, मतलब सिलेबस में लचीलापन होता है, वो अपने मन से किसी भी विषय को पढ़ने की इच्छा यदि उसकी उसके अंदर है तो वो पढ़ सकता है। तो इस तरह से है CBCS के लाभ। फिर कुछ दोष भी है, सीमाएं भी है। जैसे इसमें शिक्षकों के काम में उतार चढ़ाव होता है और सटीक अंकों का अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि CGPA मिलता है 7.5, कभी 6.7, ऐसे करके CGPA मिलता है। तो इसका जो एग्जैक्ट मतलब परसेंटेज है कोई नहीं लगा सकता, इसका बस हम अनुमान नहीं लगा सकते कि तुम्हारा इतना परसेंट तक आ रखा है, ऐसा कुछ। फिर आगे है मूल्यांकन के मुख्य लाभ। मूल्यांकन के लाभ कौन कौन से हैं, तो देख सकते हैं मूल्यांकन के लाभ क्या है। छात्रों की शक्ति और कमजोरियों का आकलन। अब मूल्यांकन जैसे ही मूल्यांकन होगा तो
उस छात्र में क्या कमजोरियां हैं, उसमें क्या ज़रूरत है, ये सबका पता लगेगा। फिर और जैसे ही पता लगेगा तो छात्र को प्रयास करने की प्रेरणा मिलेगी। छात्रों को जो है, छात्र और प्रयास करेगा कि मुझ में ये कमी है तो मुझे ये कमी सुधारना है। तो इसलिए मूल्यांकन का यही लाभ है। फिर छात्र हित में सुगम योजनाएं बनाने में सहायक होता है। आप जो है, सरकार नई नई योजनाएं बना सकते हैं छात्र के हित में मूल्यांकन को देखते हुए। फिर पाठ्यक्रम को भी पुनरीक्षण किया जा सकता है। फिर चयन, वर्गीकरण, नियुक्ति, पदोन्नति जैसे निर्णय जो है मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए ही किया जा सकता है। अब चलते हैं मूल्यांकन के वर्गीकरण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वर्गीकरण ही ध्यान रखना है। जैसे परिमाणात्मक तकनीकें, तो परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंदर क्या क्या आते हैं? नहीं, तकनीकें, क्वांटिटिव टेक्निक्स, जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, ये तीनों जो परीक्षाएं हैं ये सब परिमाणात्मक तकनीक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है गुणात्मक तकनीकें, क्वालिटेटिव टेक्निक्स, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अवलोकन और साक्षात्कार। फिर जांच सूची मतलब चेकलिस्ट, क्रम निर्धारण पैमाना, रेटिंग स्केल, संचित रिकॉर्ड, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। तो ये चार चीज़ें जो है गुणात्मक तकनीके के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान रखना है कि कौन सा परिमाणात्मक तकनीके के अंतर्गत है और कौन सा गुणात्मक तकनीकी के अंदर है। और इस ये दोनों दो चीज़ थोड़ा समझ लेते हैं। क्रम निर्धारण पैमाना मतलब है कि ये वस्तु स्थिति, वस्तु या चरित्र के बारे में राय या निर्णय की अभिव्यक्ति से संबंधित होती है। क्रम निर्धारण पैमाना एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा क्या किया जाता है? निर्णय की मात्रा निर्धारण की जा सकती है। और संचित रिकॉर्ड क्या होता है? ये एक डायरी होता है। रिकॉर्ड्स, कोई डायरी, छात्रों की डायरी, ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें छात्रों के व्यवहार के बारे में जानकारी पता करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो ये हुआ संचित रिकॉर्ड, मतलब ऐसी एक डायरी जिसमें हम हर दिन की कहानी लिखते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये ऐसा किया, तो उसके थ्रू जो है कुछ मूल्यांकन किया जाता है। फिर आगे चलते हैं, मूल्यांकन के 4 प्रकार कौन कौन से प्रकार है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थानन, प्रारंभिक, निदान और योगात्मक मूल्यांकन। स्थान मूल्यांकन या प्लेसमेंट इवोल्यूशन, स्थान मतलब प्लेस होता है, तो ये छात्रों के उस ज्ञान और कौशल को निर्धारित करता है जो शिक्षण के शुरुआत में आवश्यक होते हैं। जैसे प्रवेश परीक्षा, तो स्थानन मूल्यांकन जो है इसके इसके उदाहरण है प्रवेश परीक्षा। तो किसी भी मतलब शिक्षण के शुरुआत में सबसे पहले जो कौशल या ज्ञान को निर्धारण किया जाता है उसी को वो कहते हैं स्थानन मूल्यांकन। और फिर चलते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। ये आंतरिक मूल्यांकन भी इसको कहा जाता है। तो इसके जो अलग अलग नाम है ना, जैसे निर्माणात्मक, रचनात्मक, आंतरिक, ये सब एक ही चीज़ का नाम है। फॉर्मेटिव बोल दो तो ये भी एक ही, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन को ही कह रहा है। तो ये इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये मूल्यांकन कब किया जाता है? छात्रों की शिक्षण संबंधित त्रुटियों को सुधारने में सहायक होता है। ठीक। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? क्विज, इकाई परीक्षण, अध्याय परीक्षण। मतलब ये हुआ कि निर्माणात्मक मूल्यांकन तब होता है जब शिक्षण चलता है, मतलब शिक्षण चलते समय या चलती क्लास में जो अकस्मात क्विज किया जाता है, प्रश्नोत्तरी किया जाता है, तो इसी को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। या इकाई परीक्षण, अध्याय परीक्षण, तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे है नैदानिक मूल्यांकन। नैदानिक मूल्यांकन क्या है? इसमें निदान मतलब है कि उसका समाधान ढूंढा जाता है। जैसे इसमें छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है, मतलब जो भी शिक्षण संबंधी समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार ये परीक्षण काफ़ी व्यापक और विस्तृत होते हैं, है ना। फिर योगात्मक मूल्यांकन या सम्मेटिव इवोल्यूशन, इस मूल्यांकन को बाह्य मूल्यांकन भी कहा जाता है। तो ये दूसरा नाम है बाह्य। तो कार्यक्रम की गतिविधियों के अंत में कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। तो अब यदि आपको पूछा जाता है कार्यक्रम का महत्व, कार्यक्रम के अंत में
और कार्यक्रम का महत्व जानने की विधि किस मूल्यांकन के द्वारा होता है? तो आपको बताना है योगात्मक मूल्यांकन या बाह्य मूल्यांकन के द्वारा। ये आमतौर पर मौखिक रिपोर्ट, परियोजनाएं, लिखित परीक्षाओं और शिक्षक जनित आंतरिक मूल्यांकन को समावेशित किया जाता है। तो ये भी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाते हैं। आपको नोट डाउन करके रखना है, मतलब नोट नोट तो ज़रूर से बनाना है ताकि रिवीजन आप कर सके फ्यूचर में, और रिवीजन वेरी ज़रूरी है। फिर चलते हैं मुख्य प्रतिपादक और मुख्य अवधारणाएं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक शिक्षा या बढ़ता शिक्षण प्रणाली, ये जो है महात्मा गांधी ने दिया था। प्राकृतिक वातावरण में सीखना और प्रकृति से सीखना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का ऐसा मानना है। समाकल शिक्षण या इंटेग्रल एजुकेशन, ये श्री अरविंद जी का है कि लड़का लड़की एक साथ शिक्षा ग्रहण करे। भारतीय दर्शन शास्त्र के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है। मानव मस्तिष्क का प्रपांतरण के लिए शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति ने कहा है। अनुभवात्मक अधिगम, डेवी का मत है। फिर है कि व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से आत्म शिक्षण, ये मारिया मोंटेसरी, इसको मोंटेसरी सिद्धांत भी कहा जाता है ना। बाल विहार, आत्मगतिविधि, सृजनात्मकता, सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये फ्रोएबेल का कहना है। कोई औपचारिक शिक्षण नहीं, प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है, ऐसा किसका मानना है? रूसो का मानना है। प्रकृति ही एकमात्र शिक्षक है, ऐसा रूसो का मानना है। पर रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या मानते हैं कि प्रकृति से सीखा जाता है, मतलब प्रकृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रकृति ही शिक्षक है, ऐसा रूसो मानते हैं। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे है, हम देख सकते हैं आगे जो है ये दो कॉन्सेप्ट आता है, वो है किशोर और वयस्क शिक्षार्थी, एडोलेसेंस और एडल्ट लर्नर्स। तो इसमें क्या किशोर अवस्था, ये जो है पिछली वीडियो में हमने बता दिया था, पिछले 4 में से किसी एक वीडियो में है। किशोर और वयस्क अवस्था को बहुत अच्छे से समझाया गया था, फिर भी इसमें संक्षेप में मैं बता के आगे निकल जाता हूँ। जैसे 3 प्रमुख चरणों में विभाजित है किशोर अवस्था। जैसे प्रारंभिक किशोर अवस्था 10 से 12 वर्ष, मध्य किशोर अवस्था 12 से 16 वर्ष और देर से किशोर अवस्था 16 से 19 वर्ष। फिर WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके अनुसार क्या है, 10 से 19 वर्ष के बीच के आयु को किशोरावस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये भी एक अलग मत है, तो आपको ध्यान रखना है। और हॉल ने क्या किशोरावस्था का वर्णन तूफान और तनाव अवधि के रूप में किया है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर शैक्षणिक उपलब्धियाँ कौन कौन से हैं? हाँ, अब जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो आप देख सकते हैं, पिछली ही नेट के फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? वयस्क शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? तो अंडरगोजी या अंड्रोगोगी गोडजी नामक एक दर्शन पर आधारित है, जो वयस्कों का अधिगम ग्रहण करने की कला और विज्ञान है। तो वयस्क शिक्षा को ही अंडरगोजी या अंड्रोगोगी इंग्लिश में कहा जाता है। फिर आगे चलते हैं। आगे जो है सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास किसे कहते हैं? तो अल्बर्ट अल्बर्ट बंडूरा ने क्या कहा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार व्यक्ति अवलोकन, नकल, आदर्श व्यवहार के प्रतिमान के माध्यम से एक दूसरे से सीखता है। अवलोकन मतलब देख देख करके, नकल मतलब किसी का अनुसरण करके, आदर्श व्यवहार या खुद से ही किताब आदि पढ़ के व्यवहार करने लगता है, तो उसके माध्यम से एक दूसरे से सीखते हैं और इसी को सामाजिक विकास कहते हैं। और बंडूरा ने बालक पर बेबीडल का प्रयोग किया था। तो बेबीडल का प्रयोग किसने किया था? बंडूरा ने बालक पर। सामाजिक अधिगम मतलब सामाजिक विकास के 4 उपाय: ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। सामाजिक अधिगम के 4 कारक भी है: अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, स्वविवेक, स्वनिर्णय, स्व अनुक्रिया, सेल्फ रेस्पॉन्स। ये सारे के सारे ना कारक है। मतलब है कि सामाजिक विकास या सामाजिक ज्ञान
होने के कौन-कौन से कारक है, ये सब चीज़ें होगी तभी हम समाज से कुछ सीख सकते हैं या समाज से प्रेरित हो सकते हैं। सामाजिक अधिगम का आधार है अनुकरण। अनुकरण मतलब किसी को देखकर उसका उसके जैसा करना या सीखना। फिर संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कि अपने मन का जो विकास होता है तो उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसका भी वर्णन मेरे ख्याल से आएगा आगे। तो पियाजे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चार अवस्थाएं बताएं। क्या क्या चार अवस्थाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको ध्यान रखना है। संवेदिक पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक का है। संवेदिक पेशीय, जिसको सेंसरी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 से 18 वर्ष माने जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ विदेशी मनोवैज्ञानिक का नाम है यहाँ पे। तो उन मनोवैज्ञानिकों का केवल आपको किताब किताब ध्यान रखना है, बुक, मतलब उन्होंने इम्पोर्टेंट 1-2 बुक लिखे होंगे। तो शायद बुक बहुत सारे होंगे लेकिन 1-2 ही मुख्य होंगे। तो जो आपको ध्यान रखना है, स्किनर, स्किनर का बुक कौन से हैं, यहाँ पर तो लिखा नहीं है लेकिन आपको एक बार गूगल करना है कि स्किनर के बुक्स, तो आप वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आपको नोट डाउन कर लेना है। काले स्निक, एलिस क्रो, क्रो एंड क्रो, स्टीफन थार्नडाइक, है ना। और जर्मन दार्शनिक हर्बर्ट को वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। हर्बर्ट, हर्बर्ट को वैज्ञानिक शिक्षा शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। फिर शिक्षा का स्वरूप संश्लेषणात्मक होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि सीधे से पूछ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा, इन दोनों का स्वरूप कैसे होता है। तो शिक्षा का संश्लेषणात्मक होता है और शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा पूरी हो जाती है। और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।